या आपके सिलेबस का जो आपको पेपर में पास करने के लिए है। अगर आप इसको तरीके से समझेंगे, आप इसको मैथमेटिकली इसको अगर आप लेके चलते हैं तो रेशो जो है वो बेसिकली सबसे आसान चैप्टर है कैलकुलेट करने में। वो सिर्फ आपको फॉर्मूलाज क्राइम करने पड़ेंगे, रटा मार लें। इंटरप्रिटेशन जो है वो आपके लिए सबसे आसान चीज़ होती है अगर आप उसको मैथमेटिकली जो है वो समझते हैं। तो हम इसको पहले देखते हैं, एक रिलेशन देखते हैं न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का रेशो के साथ क्या है। मतलब रेशो जब भी हमने कैलकुलेट करनी होती है, न्यूमरेटर इसको डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर पे, इन तीन का रिलेशन जो है अगर आपको समझ आ जाए तो आपकी इंटरप्रिटेशन जो है वो सबसे ज़्यादा आसान हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूमरेटर में आपकी अमाउंट लिखी हुई है 1 मिलियन, डिनोमिनेटर में लिखी हुई है आपकी अमाउंट 2 मिलियन। रेशो कितनी आएगी? 0.5। ये है आपकी रेशो जो आपको समझ रहे 0.5 जो है आ रही है। अब ज़रा हम पहले बात करते हैं न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर में दो केसेस हैं कि यहाँ इंक्रीज़ हो जाए, यहाँ क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। इसी एग्जांपल में लेते हैं कि अगर न्यूमरेटर 1 मिलियन से बढ़ के 1.5 मिलियन हो जाए और डिनोमिनेटर हमारा 2 मिलियन ही रहे, रेशो क्या आएगी हमारी? पॉइंट। और अगर हमारा न्यूमरेटर डिक्रीज़ हो जाए, 1 मिलियन से कम हो के 8 लाख हो जाए, अब कितनी आएगी ज़रा बताएं? 0.4। ओके। साथ ही अगर आप इसको देखें डिनोमिनेटर के साथ, अगर आपका डिनोमिनेटर जो है अगर इंक्रीज़ हो रहा हो तो रेशो पे क्या इम्पेक्ट आता है? अगर आपका न्यूमरेटर सेम था और डिनोमिनेटर आपका हो गया 25, तो क्या रेशो आएगी? .4। और अगर आपका डिनोमिनेटर जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, 1 मिलियन था और आपने इसको कर दिया 16 लाख के ऊपर, क्या आएगा जवाब? 0.625। आप इन्हें परसेंटेज में भी कर सकते हैं बेसिकली कन्वर्ट। ये है 75%, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये है 40%, ये कितना है 40, और ये है 62.5%। ये रिलेशन आपने समझना है इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए। अब आपको यहाँ पे साफ चल रहा है पता कि जो न्यूमरेटर है हमारा, इसका डायरेक्ट रिलेशन है आपकी रेशोस के साथ। ऐसे ही है कि अगर न्यूमरेटर इंक्रीज़ होता है तो रेशो हमारी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। अगर न्यूमरेटर डिक्रीज़ होता है तो रेशोस हमारी क्या होती हैं? डिक्रीज़ होती हैं। सिमिलरली जो हमारा डिनोमिनेटर है, इसका हमारा इन्वर्स रिलेशन है रेशोस के साथ कि अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज़ होता है तो रेशो इंक्रीज़ होती है और वाइस वर्सा। ये रूल जो है इसको याद करके लिख लें और आपकी पूरी इस चैप्टर की इंटरप्रिटेशन जो है आपने मैथमेटिकली इसी प्रिंसिपल्स के तहत लेके चलनी है। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमारा न्यूमरेटर इंक्रीज़ हो रहा हो उसका रेशो पे इम्पैक्ट एक्सप्लेन कर दो। कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आपका न्यूमरेटर डिक्रीज़ हो रहा हो उसका रेशो पे इम्पैक्ट बता दें तो आपकी इंटरप्रिटेशन जो है वो हो जाती है। तो बेसिकली ये दो बातें आपने याद रखनी है कि अगर न्यूमरेटर में इंक्रीज़ होगा तो रेशो भी क्या होगी हमारी? इंक्रीज़ होगी। अगर न्यूमरेटर में डिक्रीज़ होगा तो रेशो भी हमारी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। और डिनोमिनेटर जो है उसका कौन सा होता है रिलेशन? इन्वर्स रिलेशन है, जिसके तहत हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये दो रूल्स आपने इस चैप्टर में याद रखने हैं जो इंटरप्रिटेशन में आपको हेल्प कर रहे होंगे। अब
इसके साथ हम बनाते हैं एक बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेल्स आती है हमारे पास सबसे पहले, इसमें से हम क्या लेस करवाते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें क्या कुछ शामिल होता है, ओपनिंग स्टॉक, इसमें हम ऐड करेंगे परचेजेस, तो क्या आ जाएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा ही होता है। इसके बाद फिर हम इसमें से एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो लेस करवाते हैं। और एक्सपेंसेस में जो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इसमें ये सारी एडमिन सेलिंग कॉस्ट वगैरह होती है, वो लेस करवाते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, इसमें एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सारी कॉस्ट हमने लेस करवाई, तो मेरे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। फिर इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हम लेस करवाते हैं जो मेरी फाइनेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट वगैरह, तो आता है मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से फिर जो हम टैक्स होता है वो लेस करवाते हैं, तो मेरे पास क्या आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। एक हमारी सिंपलेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास ये है। अब ये हम क्या बना रहे हैं, बेसिकली कंपनी जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो क्या बना रही है, बना के दे रही है। क्या होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो सबसे आखिर पे तो पहले बता देंगे। सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास SOFP, SOCI, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और एंड पे आ जाएगा हमारे पास नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन सबको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि जब कंपनी ने कम्युनिकेट करना है तो कंपनी ने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ज़रिए कम्युनिकेट करना है, ऐसे ही है। अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स जो है ना वो मुख्तलिफ हैं, और हर यूज़र की नीड जो है वो भी डिफरेंट है, और हर यूज़र को उसकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पहुंचाना भी हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स कौन कौन होते हैं, डेटर्स होगा, और शेयर होल्डर, और क्रेडिटर्स हो गया, और कौन, बैंक्स, गवर्नमेंट हो गई, और बताएं, जनरल पब्लिक हो गई, बैंक्स में आ गया, और क्या होते हैं यूज़र्स, यही है। अब ये यूज़र्स हैं और हर एक ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट लेना है। ऐसे पब्लिक कब इंटरेस्ट लेती है, वो तो ये है, वो तो इनका इंटरेस्ट होता है, जो पब्लिक को कहाँ है। तो हर एक बंदे का यूज़ जो है वो डिफरेंट है। जैसे बैंक को पता करना होगा कि यार ये कितना गेयर्ड है, इससे कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, प्रॉफिट कितना है, कि अगर से हम लोन देंगे हमें पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकता। गवर्नमेंट को क्या इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट है कि नहीं है, कम है, ज़्यादा है, टैक्स है, कितना टैक्स है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ही होगा। डेटर्स का इंटरेस्ट क्या होगा। तो एक हर यूज़र का इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट है, और हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर एक को उसका इंटरेस्ट के मुताबिक जवाब भी देना है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्प्लेक्स भी होती हैं, हर एक की समझ कहाँ पे है। जैसे आपने बात की इन्वेस्टर ने जब जाके
स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसे कहाँ समझ आएगी? सेल्स क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, क्या करना है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन सब को बताना है। हर एक यूज़र की जो नीड है, जो वांट है, वो हमने क्या करनी है, हमने वो सेटिस्फाई करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस भी साथ ही प्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि वो उसको पढ़ें और वो क्या करें, उसके बेसिस के ऊपर फैसला कर लें। तो 3 तरह के हमने इस चीज़ों को लेके चलने होते हैं। अब 2 बाद में बात करेंगे। एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, दूसरा होता है हमारा वर्टिकल एनालिसिस, और तीसरा आता है मेरे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या रही हैं उसको हम इंटरप्रेट करके दे रहे होते हैं। ये दोनों हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कि उससे मुराद क्या होती है। आई गेस एग्जामिनर अगर इस दफ़ा थोड़ा सा मेहरबान हुआ तो वो आपसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या वर्टिकल एनालिसिस पूछ सकता है। सबसे आसान चीज़ है ये। हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या रेशोज़ की। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एक इन्वेस्टर है, चलो जी हम एक इन्वेस्टर ड्रॉ करते हैं। अब इसने क्या करना है, जाके इन्वेस्ट करना है। 2 कंपनीज़ हैं, एक कंपनी ए है और दूसरी है कंपनी बी। अब एक कंपनी कहती है जी आप कितने शेयर लेने हैं, एक कंपनी कहती है हमारा प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए का, सॉरी 1 बिलियन का। दूसरी कंपनी कहती है हमारा प्रॉफिट जो है 15 लाख का है, और इस बंदे ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। सिर्फ कंपनीज जो हैं अपना प्रॉफिट बता रही हैं, आप किस कंपनी में जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए? किस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे बताएं? आप मार्केट में फिर रहे हैं, आवाज़ लग रही है जी हमारा प्रॉफिट 10 लाख का है, हमारा प्रॉफिट 15 लाख का है, सही मीम्स बनती हैं। अगला सवाल करना था क्या, कि आप सिर्फ इस प्रॉफिट की बेस पे अगर जज करेंगे ना तो कभी भी आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो ठीक नहीं हो सकती। अगर खाली प्रॉफिट गिवन हो तो डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। अब साथ ही इन्होंने आप कहें जी अच्छा इन्वेस्ट कर देते हैं, एक चीज़ तो बताओ ये कौन सा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट के ग्रॉस प्रॉफिट? आप कहते हैं जी ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, जीपी है। कहते हैं ओके, अभी भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो अगर बता दें आपको सेल्स, ये कि जी मेरी सेल्स जो है वो थी 25 लाख की, और ये कि मेरी सेल्स जो है वो है 60 लाख की। अब बताएं कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? अब कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? क्या नहीं, मैंने कभी कुछ कहा आपको? कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? कंपनी ए में, कंपनी बी में? बी में, हाँ जी। कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे इन्वेस्ट? हाँ भाई कहाँ इन्वेस्ट करोगे? बी में। अभी भी आप लोग अगर कह रहे हैं जी ए में करना चाहिए, बी में करना चाहिए, तो श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे इसको इंटरप्रेट कर दिया जाए फिर आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो टोटली चेंज हो जाएगी और रेडिकल हो जाएगी। कैसे? हम परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितने परसेंट है ये सेल, ये इसकी हम जीपी रेशो निकालते हैं 1 मिलियन, डिवाइड करेंगे हम इसको 25, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और इसको करते हैं 15 लाख डिवाइडेड बाय क्या, ये कितना आ रहा है? कितना आ रहा है इसका? इसका आ रहा है 40%, और ये कितना निकाल रही है? 25। अब अगर आपको बताया जाए, अब कैलकुलेट करके भाई मेरा प्रॉफिट जो है वो 25% आता है, मेरा प्रॉफिट जो है वो आता है 40%। अब आपकी डिसीजन मेकिंग क्या होगी? अभी बी में करना है इन्वेस्ट, अब आप क्या जी, अब बताएं अब कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जब आई आपके पास और जब उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके दिया गया,
अब आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो टोटली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बिकॉज नाउ आपको पता है यार कि ये प्रॉफिट का मतलब, सेल्स का मतलब ये है कि ये इतने % प्रॉफिट कमा के दे रही है और ये इतने % प्रॉफिट कमा के दे रही है। तो अब अगर कोई भी यूज़र होगा उसकी डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी, टोटली चेंज हो जाएगी। अगर खाली प्रॉफिट गिवन हो, आप देखिए जी उसका प्रॉफिट था 1 मिलियन, इसका प्रॉफिट था 15 लाख, आपको लगा बड़ी अच्छी कंपनी जा रही है, बड़ा सा प्रॉफिट कमा रही है। खाली सेल्स गिवन होती, उसकी सेल्स से 25 लाख, इसकी सेल्स से 6 मिलियन, तो ये कंपनी भी तो बड़ी अच्छी जा रही है। लेकिन जब हम परसेंटेज में आए हैं तो वो भाई 40% प्रॉफिट कमा के दे रही है, ये कितना कमा के दे रही है, 25%। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, इंटरप्रेट किया और जो यूज़र्स हैं उसके लिए क्या की है, ईजीनेस जो है वो डेवलप की है। तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली जो रेशो एनालिसिस करना है, हमने ये रेशोस कैलकुलेट करनी है और रेशोस कैलकुलेट करके बताना है कि भाई कौन सी कंपनी बेहतर है या कौन सी कंपनी बेहतर नहीं है। इस पूरे चैप्टर में 2 कंपैरिजन होते हैं, एक सिमिलर कंपनी के साथ और दूसरा ओवर द टाइम पीरियड। या तो आप कंपनी ए और कंपनी बी से कंपेयर करोगे, या आप अपनी ही कंपनी को 2024, 23, 22, जैसे आप लोग अपना कंपेयर कर रहे होते हैं कि मैट्रिक में इतने नंबर आए थे, इंटर में इतने नंबर आए थे, कभी ज़िंदगी में फेल नहीं हुए थे, आप पास कभी नहीं हो रहे। तो एक आपका खुद से क्या चल रहा होता है, कंपैरिजन चल रहा होता है। तो ये 2 तरह के एनालिसिस जो हैं वो हो रहे होते हैं। घर वाले कहते हैं कि बचपन में तो सारे पेपर आपके पास होते हैं, फेल क्यों हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं आपकी सक्सेस की। तो ये चीज़ हमने क्या करनी है, यहाँ पर सीखनी है। तो बेसिकली इसमें 4 इसको हम कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और हम लेके चलेंगे। एक होगी हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो होंगी, वर्किंग कैपिटल रेशोज आ जाएंगी और एंड पर रहेंगी हमारे पास गियरिंग रेशो। इसको हमने लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा रेशोज़ हैं वो है प्रॉफिटेबिलिटी, और सबसे आसान रेशोज़ भी यही हैं। देखिए फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं, इंटरप्रिटेशन आपने इस प्रिंसिपल के ज़रिए सीखनी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले प्रिंसिपल के ज़रिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास आएगी जीपी रेशो, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। फॉर्मूला इसका होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट सेल्स का मतलब है कि हमने सेल्स रिटर्न जो होंगी वो लेस करवा के लेनी है। इसका आंसर हम हमेशा लिखते हैं परसेंटेज में। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जीपी कम बेहतर है कि ज़्यादा बेहतर है? तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, जिस कंपनी का जीपी हाई होगा वही क्या होगा, हमारे लिए बेहतर होगा। आप इसको इंडस्ट्री साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, आप इसको अपने पास साथ भी कंपेयर जो है वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए ये तो है आपके पास, लाइक यू कैन से डैट फॉर्मूला है। अब इंटरप्रिटेशन आप करते हैं, जिस तरह एक सवाल है पास पेपर का, आई गेस नाम है एपीवेक, इस तरह का वो सवाल प्रॉपर इंटरप्रिटेशन का सवाल है, उसमें कोई वैल्यूज़ कुछ नहीं गिवन, इंटरप्रिटेशन है। अब आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है जीपी का, जीपी रेशो का क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अब वो डाटा गिवन करता है या पूछता है बताएं इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो जीपी इंक्रीज़ कर सकती है, या सवाल पूछता है कि बताएं सजेशन दें कि हमारी जीपी रेशो कैसे बेहतर हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए जब जीपी रेशो हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम सारी किसकी बात कर रहे हैं, इसकी, किसकी बात कर रहे हैं, इस चीज़ की बात कर रहे हैं। अब इसमें न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास, तो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमें पता है, हमने रिलेशन पढ़ा है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा हो, रेशो मेरी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अब आप देख रहे हैं अगर आपका जीपी इंक्रीज हो रहा है न्यूमरेटर में, वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो, आपका जीपी क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप कह सकते हैं कि आपकी परचेज कॉस्ट कम हो गई है, क्लोजिंग स्टॉक आपका कम हो रहा है, जिसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो रही है, कम हो रही है। जीपी इंक्रीज़ हो रहा हो तो आपकी रेशो क्या होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। या ऑन अदर हैंड हमने पढ़ा है डिनोमिनेटर का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। अगर आपकी सेल्स बढ़ जाए तो क्या होगा, जीपी रेशो कम हो जाएगी। अगर आपकी सेल्स कम हो तो जीपी रेशो क्या होगी, आपकी बेहतर हो रही होगी। अब ज़रा खुद बताएं सोच के, सेल्स कम करके जीपी रेशो करना बेहतर होगा, सेल्स कम करके
ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बेहतर करना सही है? सेल्स कम करके प्रॉफिट बेहतर करना सही अप्रोच होती है? नहीं, सेल्स ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आपको इन्वेंट्री का मसला ना पैदा हो, और फिर इन्वेंट्री का। हाँ, अगर आप जीपी रेशो बेहतर करना चाहते हैं, अपनी कॉस्ट कम करें। क्या करें? कॉस्ट कम करें। अब यहाँ पे एग्जामिनर इस तरह का सवाल पूछेगा कि बताएं सजेस्टेड अप्रोच क्या है। अब कोई कहेंगे, चौधरी लिख के आ देंगे भाईजान कि क्या करते हैं हम, जो नेट सेल्स हैं उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। क्या हुआ है? वो क्या कहते हैं, हम नेट सेल्स जो हैं उनको कम कर देते हैं। अब सेल्स कम करने से अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। जैसे 5 नंबर का सवाल है, दो के करीब सवाल है, जिसमें हमसे पूछ रहे हैं सजेशन दें किस तरह अप्रूव हो सकती है। तो उस इम्प्रूवमेंट में कभी भी ये नहीं कहना कि अपनी सेल्स कम कर दें। आप क्या कह सकते हैं, अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम करें। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कम कैसे हो सकती हैं? परचेज प्राइस कम कर लें, या जो आप क्लोजिंग स्टॉक है उसे बढ़ा दें। अगर आप अपना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाएंगे तब भी नुकसान है, बिकना नहीं इन्वेंट्री। तो सबसे आइडियल अप्रोच क्या है, बल्क में परचेज करें और निगोशिएट करें। निगोशिएशन आप लोगों को तो स्किल्स भी हैं। सस्ता ख़रीदें, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी, कम होगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो आपका जीपी रेशो भी कम हो जाएगा। अब हमारे पास जो अगली रेशो है ना, दैट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, ये आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया होता है। मतलब जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करवाते हैं तो मेरे पास क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। मतलब जो एडमिन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? एडमिन प्लस सेलिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, इन्हें हम क्या कहते हैं कलेक्टिवली, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का एक अल्टरनेटिव वे और होता है हमारे पास, 1 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करें तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ जाता है। तो अल्टरनेटिवली हम इस तरह भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि अगर उसने हमें जीपी शीपी ना दिया हो, नहीं पता जीपी क्या है हमारे पास, सिर्फ उसने हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन किए हैं, तो 1 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे नेट सेल्स के ऊपर। हाँ, तो इसका ही परसेंटेज में आएगा, और जो हायर होती है वही क्या होती है, हमारे लिए बेहतर होती है। सेम एज विद द गिव रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो आप, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। फिर जीपी में से एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग और अदर एक्सपेंसेस जो है मिसलेनियस लेस करवाएंगे, के पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे होंगे। तो इसको नोट करना है, इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक्सपेंस रेशो। अच्छा, 2 प्रॉफिटेबिलिटी रेशो थी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ज़्यादा होगी वही हमारे लिए क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। एक्सपेंस रेशो, एक्सपेंस ज़्यादा अच्छा होता है कम अच्छा होता है? इसकी इंटरप्रिटेशन है कि जितना एक्सपेंस रेशो कम होगा उतना ही हमारे लिए क्या होगी, बेहतर होगी रेशो। अब इसमें हमारे पास वो किसी भी एक्सपेंस की रेशो पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल वो कॉस्ट ऑफ सेल्स रेशो पूछ सकता है, तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कॉस्ट ऑफ सेल्स कम है, इसका मतलब दैट इज़ गुड, और कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा है वो बेहतर नहीं होगी। वो हमसे एडमिन एक्सपेंस रेशो पूछ सकता है, एडमिन एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। एडमिन एक्सपेंस कम होंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्यों, एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा है, एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, हमारा कम होगा। सेम गोज़ विद द, अभी हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो भी पूछ सकता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, एक्सपेंसेस कम होंगे वही हमारे लिए क्या होगा, ज़्यादा बेहतर हो। उसके बाद है नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशो। सिंपल क्या किया होगा आपने जीपी निकाला होगा, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, टैक्स लेस करवाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपकी आखिरी अमाउंट में पैट कह रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो
तो बेहतर होता है कि ज़्यादा हो, बेहतर होता है ज़्यादा हो, तो हायर द रेशो इज़ द बेटर। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे बेहतर हो सकता है अगर सवाल आए, तो पहली बात है जीपी अगर ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ज़्यादा होगा, पहले तो ये बनता है। और दूसरा जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह, अगर ये कम होगी तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेहतर होगा। अगर दो कंपनीज़ हैं और दोनों सेम ही, मतलब दोनों सेम ही एसीज बना रही हैं, ठीक है, एक कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम है, एक कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़्यादा है, कहता है जी व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर डैट वेरिएशन। तो आप कह सकते हैं देख के कि माइट भी जिस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम है उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो, एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, या उसने अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज ना किया हो, और जिसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़्यादा है माइट भी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट कम हो, या उसने अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया हो। सो डैट कुड बी द रीज़न फॉर डैट वेरिएशन, जो हमें वो पेपर में पूछ रहा होता है। प्रॉफिट बढ़ेगा टैक्स बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा टैक्स कम होगा, तो टैक्स इज़ इररेलेवेंट, टैक्स इज़ इररेलेवेंट इन दैट केस। टैक्स के अलावा जो एक्सपेंसेस हैं वो रेलेवेंट होंगे, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये रेलेवेंट है, इनको एफिशिएंटली, लेकिन टैक्स को आप एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर सकते, तो प्रॉफिट ज़्यादा टैक्स ज़्यादा, प्रॉफिट कम टैक्स कम। लेकिन अदर देन दीज एक्सपेंसेस वो हैं, वो हमने क्या करने होते हैं, एफिशिएंटली मैनेज करने होते हैं। एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इफ़ ये आपने एफिशिएंटली मैनेज कर ली है, आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कंट्रोल कर सकते हैं। इसको देखते हैं। अब हमारे पास है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। आपने अक्सर देखा होगा शार्क टैंक, जिसमें वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछा था कितना में रिटर्न दोगे या क्या आएगा, हालांकि फजूल है। ऐसे मुझे क्या बताता हूँ, हमारी आवाम को ना हर चीज़ इम्पोर्टेड पसंद है। पाकिस्तान में इससे पहले आ चुका हुआ आइडिया करोड़ों का, 2016-17 में नियो चैनल पे था आइडिया करोड़ों का, जिसमें से इन्वेस्टर्स आ रहे थे, और बाकायदा क्योंकि अवाम का इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त, अवाम का इंटरेस्ट था मेरे पास तुम हो में, तो वो चलता रहा। उन्होंने फिर शो ही बंद कर दिया कि हमारी टीआरपी नहीं है। फिर जब शार्क टैंक आया तो शुरू हो गया जो कि इंडिया में ये है वो है ऐसे वैसे, तो वो यहाँ पे फिर है नहीं। जिसमें सुनील मंच था, इवन जो नियर पीयर है, जो नियर पीयर है, ये भी आइडिया करोड़ में जाके इन्होंने पिच किया था, इनको इन्वेस्टमेंट मिली थी, फिर जाके बना नियर पीयर। इनका बकायदा पूरा प्रॉपर एपिसोड है कि इनको वहाँ पे वेंचर कैपिटल में शॉपिस्तान ने इन्वेस्टमेंट की थी। तो हमारे कंट्री में भी ये आ चुका, दोबारा आ रहा है कि शायद अवाम को कॉपी पेस्ट करने की आदत पड़ जाए तो तरीफ़े कर दें। तो वहाँ पे जब किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो वो सेल्स तो नहीं देखते कभी भी, आपकी सेल्स कितनी है, उनका सेल्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, उनका जीपी में भी इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि जो शेयर होल्डर है ना उसने लॉन्ग टर्म बैठना है, शेयर्स ले लेने हैं 5 साल 10 साल उसने बैठना, मालिक बनना है। इन्वेस्टर ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टर ये करता है, इन्वेस्टर हमेशा शॉर्ट टर्म खेलता है, हमेशा। उसने आज पैसे लगाने हैं, 1-2 साल में पैसा निकालने हैं और आपको कंपनी आपके हवाले करके निकल जाना होता है। इन्वेस्टर ये करता है। जो होता है ना शेयर होल्डर, उसका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। वो कहता है भाई पैसे लगाने हैं, कंपनी को ऑन करना है और लॉन्ग टर्म लेके चलना है। जैसे वॉरेन बफे जो है वो इन्वेस्टर नहीं है, जो वो है वो कहता है भाई शेयर्स लेने हैं, लेके बैठ जाओ, 10 साल तक शेयर्स को भूल जाना है, खुद ही ग्रो होते जाएंगे, बस मैं कंपनी का मालिक हूँ, ओनर हूँ। लेकिन जो बाकी हैं वो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आते हैं, पैसा लगाते हैं, 2 साल में पुल करते हैं और अपनी प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं। तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो हम पैसा लगा रहे हैं, उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न आएगा, या कंपनी अपने एसेट्स के ऊपर जो उसने बिज़नेस में एम्प्लॉय किए हुए हैं उसके ऊपर कितना पैसा जनरेट करके दे रहे हैं, कितना रिटर्न कमा के दे रहे हैं, वो हमने देखना है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से डैट कि अगर एक कंपनी पे 100 रुपये लगाए जाएँ एसेट्स में, तो उन 100 रुपये के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा के देती है, वो हमने यहाँ पे देखना है। अब आप ख़ुद बताएं, जो रिटर्न है वो ज़्यादा होना बेहतर होता है कंपनी के लिए कि कम होना बेहतर है? ज़्यादा अच्छी कंपनी कौन सी होगी कि आप वहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा आपको उसके ऊपर प्रॉफिट कमा के दे रहा हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, इसको डिवाइड करेंगे एवरेज टोटल एसेट्स के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब सवाल में अगर उसने आपको एसेट्स गिवन की हैं तो रिमेंबर ये टोटल एसेट्स हैं, इसमें करंट एसेट्स भी आएंगे, इसमें नॉन करंट एसेट्स भी आएंगे। अब पेपर में एग्जामिनर समटाइम घुमाने के लिए एसेट्स गिवन ही नहीं करता, वो गिवन करेगा आपको टोटल बैलेंस इक्विटी और लाइबिलिटीज़ का,
और उसमें से वो क्या करेगा, अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में आपसे एसेट्स कैलकुलेट करवा रहा होगा। तो यहाँ पे एग्जामिनर भाई साहब एक पास पेपर थोड़े पुराने ज़माने के हैं जिसमें वो रिवर्सल होता था, उसमें इस तरह के सवाल मिलेंगे आपको। अकाउंटिंग क्वेश्चन होती है इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़, वो इसके ऊपर आपको ये दो चीज़ें गिवन करके साथ गिवन करेगा इन्फॉर्मेशन, और आपसे क्या करवा रहा होता है, एसेट्स का बैलेंस निकलवा रहा होता है। अब यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है एवरेज एसेट्स का। तो अगर हमें ओपनिंग एसेट्स गिवन होंगे, ओपनिंग में क्लोजिंग जमा करेंगे और 2 पर डिवाइड करके हमने एवरेज एसेट्स लेने हैं। अगर उसने हमें ओपनिंग एसेट्स गिवन नहीं किए देन विल गो विद द क्लोजिंग एसेट्स। हम किससे जाएंगे, क्लोजिंग एसेट्स के साथ ही जा रहे होंगे। लेकिन अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन होंगे तो हम क्या करेंगे, हमेशा एवरेज एसेट्स लेके ही डिवाइड करेंगे। इसकी इंटरप्रिटेशन यही है कि जितना ज़्यादा रिटर्न होगा उतना ही क्या होगा, बेहतर होगा, उतना ही कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही होगी, ROA जिसे कह रहे होते हैं। उसके बाद है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, सरमाया, क्या कहते हैं, सरमाया। अब जब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं ना, तो बिज़नेस में 2 तरह का कैपिटल होता है जो आगे कारोबार हमें चला के दे रहा है। एक होता है जिसे हम कहते हैं इक्विटी कैपिटल, एक होती है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, डेट होता है कि आप कर्ज़ा लेके कारोबार कर रहे हो या कर्ज़ा लेके मुल्क चला रहे हो हमारा मुल्क, या क्या कर रहे हैं, ओनर ने पैसा लगाया हुआ है। लेकिन दोनों जब इकट्ठे हैं तो ये क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है कि इस बिज़नेस में टोटल सरमाया लगा कितना है और हम देख रहे हैं उसके ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है। फॉर्मूला क्या होगा, वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइड करेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हायर इज़ अ बेटर। अब जब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे, इसमें आएगा हमारे पास शेयर कैपिटल, जिसमें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल होगा, जितने रिजर्व्स हैं और जितना लॉन्ग टर्म लोन होगा वो हम इसमें डील कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे होते हैं, इस पोर्शन की बात कर रहे होते हैं कि ये मेरा बेसिकली क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। हम इसकी बात कर रहे हैं कि इतनी मेरी लाइबिलिटी, अच्छा इसमें करंट लाइबिलिटीज़ नहीं आती, सिर्फ कौन सी आती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हम लेके चल रहे होते हैं। जब इक्विटी की बात करेंगे तो हम पढ़ के आ चुके हैं, हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होगा, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल होगा, हमारे पास शेयर प्रीमियम होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स होगी, और जो हमने रिजर्व वगैरह क्रिएट किए होंगे उन सब को जमा करके मेरे पास क्या आ रही होगी, इक्विटी आ रही होगी। तो बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो और रिटर्न ऑन एसेट्स ये बराबर होती हैं, बिकॉज अकाउंटिंग क्वेश्चन अगर देखें तो क्या है, एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, ठीक है, और ये भी आपकी इक्विटी प्लस लाइबिलिटी ही ले रहे होते हैं। हाँ, अगर इसमें करंट लाइबिलिटी शामिल हो तो फिर चेंज होती है। अगर करंट लाइबिलिटीज़ नहीं है तो रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो क्या होगा, हमारा हमेशा सेम होता है। ये क्लियर है। लॉन्ग टर्म लोन्स इसमें आते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं आते। उसके बाद है रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इक्विटी की। अब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कीजिए, सरमाया, उस सरमाए में कर्जा भी आता है, जो डेट लिया हुआ है उस सरमाए में इक्विटी भी आ रही है जो हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम किस किस वाली बात कर रहे हैं, इक्विटी की। इक्विटी का मतलब है वो चीज़ें जो ओनर की तरफ से इन्वेस्ट की गई, जिसमें बेसिकली क्या आ रहा होगा, शेयर कैपिटल, क्या आ रहा होगा, शेयर कैपिटल, और उसको हम लेके चल रहे होंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ये किससे क्या कहते हैं, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, कि ये वो पैसा है जो किसको जाना है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को। इसको डिवाइड करेंगे एवरेज इक्विटी से। जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो इसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व्स दोनों आएंगे, रिटेन्ड अर्निंग और जो शेयर कैपिटल होगा वो दोनों आ रहा होगा। और यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे शेयर कैपिटल नॉर्मली हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ही लेके चल रहे होते हैं। तो जितना रिटर्न ज़्यादा होगा वही क्या होता है, हमारे लिए बेहतर होता है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट की है, जितना रिटर्न ज़्यादा होगा वही हमारा क्या है, बेहतर है। यही हम पढ़ के आते हैं EPS में, अर्निंग पर शेयर में। उसमें हम निकालते हैं नंबर ऑफ़ शेयर के ऊपर कि एक शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग है। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं कि टोटल शेयर कैपिटल पे कितना हम कमा रहे हैं।
वो पर शेयर निकाल रहे होते हैं, यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ अमाउंट निकाल रहे होते हैं कि कितना हम कमा रहे हैं। हाँ, ओपनिंग, जहाँ एवरेज का वर्ड आ गया, ओपनिंग इक्विटी प्लस क्लोजिंग इक्विटी डिवाइडेड बाय 2 आता है हमेशा। अगर ओपनिंग नहीं गिवन तो हमेशा क्लोजिंग इक्विटी लेंगे। ओपनिंग शेयर कैपिटल भी होगा, क्लोजिंग भी होगा, ओपनिंग रिजर्व भी होंगे, क्लोजिंग भी होंगे, सबको जमा कर दो, पर डिवाइड कर दो, आपके पास एवरेज इक्विटी जो है वो आ रही होगी। ठीक है। अच्छा, रिडीमेबल शेयर्स क्या होते हैं और इररिडीमेबल शेयर्स क्या बनते हैं? बनते क्या हैं? नाकाबिले वापसी। तो इसका क्या फेल करता है? इसका पार्ट बनते हैं, इक्विटी का पार्ट बनते हैं। देखिए, जो रिडीमेबल शेयर्स होंगे ना, वो इक्विटी में कभी भी नहीं आएंगे, वो कभी भी इक्विटी में नहीं आएंगे, वो हम हमेशा क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। बोरिंग कॉस्ट में भी सवाल दे सकता है कि जी आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं इतने मिलियन के, और इससे आपने सिर्फ ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट फाइनेंस करवाना है। उसके बाद है जी रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। नाम ही बता रहा है कि हम किसके ऊपर निकाल रहे होंगे? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के ऊपर। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, माइनस करेंगे हम इस पे एवरेज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल रेशियो। ये भी ज़्यादा जो है हमारे लिए क्या होंगी? बेहतर होंगी। उसके बाद है हमारे पास टोटल एसेट टर्न। अब इसका मतलब क्या है बेसिकली कि जो आपने एसेट्स लगाए हैं वो एसेट्स से सेल्स कितनी कन्वर्ट करवा रहे हैं। अगर आप 100 रुपये के एसेट्स बिज़नेस में लगाते हैं तो वो 100 रुपये के एसेट्स कितने टाइम सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो है। इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे जो एसेट्स हैं, जो हमने पैसा लगाया हुआ है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, क्या हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जितना ज़्यादा इसका आंसर होगा, इसका मतलब हम इतने टाइम्स अपने एसेट्स को सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है इतने ही हमने अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली क्या किया है? यूटिलाइज़ किया हुआ है। जितना कम इसका जवाब होगा, इतनी ही हमने क्या की है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की हुई है। फॉर्मूला होता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। आप देख रहे हैं कि आपने किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारी सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ हैं जो आपने यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहले हमारे पास आती है जीपी रेशो, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो रेशोज़ हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ ही आती हैं। सबसे पहले कौन सी आती है? जीपी रेशो। फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर इसका क्या आएगा? परसेंटेज में आएगा, और जो बेहतर होगी हायर, वही हमारे लिए बेहतर है। और कल जो हमने देखा था कि आपने जब इंटरप्रिटेशन करनी है, जब हम इसके पास पेपर में कर भी रहे होंगे, हम देखेंगे सवाल पढ़ते हुए कि मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला जीपी और नेट सेल्स है। अब न्यूमरेटर में क्या कुछ आना चाहिए, इसका मुझे पता होना चाहिए। डिनोमिनेटर में मुझे क्या कुछ आना चाहिए, इसका मुझे पता होना चाहिए। तो उसका जो हमने कल पढ़ा रिलेशन न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का रेशो के साथ, उसके बेसिस पे भी आप एक्सप्लेन करें तो आपकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बेहतर हो जाती है। जैसे वो सवाल है ना एपीवेक लिमिटेड। एपीवेक लिमिटेड एक बेंचमार्क क्वेश्चन है इंटरप्रिटेशन के लिए, जिस पर आप सिंपल लिखें फॉर्मूला, और देखें फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में क्या है और डिनोमिनेटर में क्या है, आप उसका इम्पैक्ट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ बताते हुए रेशो का इम्पैक्ट बता सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, जिसमें क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हमारे लिए बेहतर होगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? जीपी माइनस एडमिन एक्सपेंसेस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मेरे पास क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद है हमारे पास एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंसेस रेशो कम होगी तो हमारे लिए क्या होगा? बेहतर होगा। उसके लिए कोई भी एक्सपेंस कह सकता है, एडमिन एक्सपेंस कह दे, सेलिंग एक्सपेंस रेशो कह दे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो कह दे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशो कह दे, सारा कुछ इसमें आ सकता है। उसके बाद है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, जितना हाई होगा उतना ही हमारे लिए क्या होगा? बेहतर होगा। तो 4 रेशोज़ ये हैं, दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में आती हैं। उसके बाद है हमारे पास रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो, रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल रेशो और टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। तो टोटल हमारे पास जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ बनती हैं वो 9 बनती हैं जो आपने लेके चलनी है। इसमें कोई है क्वेश्चन तो बताएं, फिर हम आगे चलते हैं टर्नओवर एफिशिएंसी रेशोज़ की तरफ। ये सिर्फ 9 रेशोज़ हैं बस, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं।
उसके बाद टर्नओवर या एफिशिएंसी रेशो। इसको देखते हैं, इसमें क्या कुछ आता है। बेसिकली हम टर्नओवर बाद में करते हैं, पहले हम देख के आते हैं लिक्विडिटी रेशो। पहले हम क्या देखते हैं, लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। कैश को नहीं कहते, रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश को हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी। कि आज के दिन आप कितनी जल्दी अपनी चीज़ों को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बिज़नेस के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारे मुल्क में क्राइसिस पता कौन से पैदा होते हैं हर 1-2 साल के बाद? लिक्विडिटी के। पाकिस्तान करप्ट वो मतलब बैंकक्रप्ट कंट्री नहीं है। अगर हम एक कंट्री की बात करते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज प्रॉपर प्लान है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सारी हमने की है। मसला हमें आज का पड़ता है, परसों की प्लानिंग है हमारे पास, कल क्या होना है उसकी टेंशन होती है। तो जो क्राइसिस हमारे क्या होते हैं, लिक्विड क्राइसिस होते हैं कि शॉर्ट टर्म पैसा कहाँ से लेके आने। लॉन्ग टर्म 10 साल के बाद की प्लानिंग कर दी हुई है जी, 26 में ये डैम बन जाना है, 28 में ये डैम बन जाना है, 32 में ये डैम बन जाना है, 2035 में बिजली जो है वापस 5 रुपये पर यूनिट आ जानी है। वो सारी हमने प्लानिंग करके रखी हुई है। अच्छा, लिक्विडिटी ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बिज़नेस में कैश कितना है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो कैश की फॉर्म होती है कि अगर आपको आज को एक्सपेंस करना है, कैश होना चाहिए, रेडिली कन्वर्टेबल। तो इसको हम देखेंगे लिक्विडिटी रेशोज़ पे। इस पर हमारे पास 3 रेशोज़ हैं जो हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले आएगा वर्किंग कैपिटल रेशो, या वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ये मेरा क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल कहला रहा होता है। मतलब क्या वर्किंग कैपिटल का, कि करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ लेस करवाते हैं, या तो आंसर सरप्लस आएगा या आंसर क्या आएगा, डेफिसिट आएगा। लॉस नहीं कहते, डेफिसिट कहते हैं। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का टर्म इस्तेमाल नहीं करते, इसमें टर्म इस्तेमाल करते हैं सरप्लस या डेफिसिट की। हालांकि बात एक ही है, बस अच्छा वर्ड है डेफिसिट। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। सरप्लस का मतलब ये है कि मैं अपनी तमाम करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर भी दूँ ना, फिर भी मेरे पास पैसा, एसेट्स जो हैं बचेंगे। और डेफिसिट का मतलब क्या है कि भाई सारे एसेट्स बेच भी दूंगा ना, तब भी ये करंट लाइबिलिटीज़ मेरी पे नहीं होंगी। तो ये मेरा क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल कहला रहा होता है। तो डे टू डे बिज़नेस को रन करने के लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, डैट इज़ वर्किंग कैपिटल। कि रेडिली बिज़नेस में आपके क्या चल रहा है, डेटर्स कितने हैं, सेल्स कैश कितना है, बिल्स कितने पेएबल हैं, क्रेडिटर कितने पेएबल हैं, ये देख रहे होते हैं, जो डेली बेस बिज़नेस पे हम लेके चल रहे होते हैं। तो सरप्लस का मतलब है पैसे पड़े हैं, डेफिसिट का मतलब क्या है कि भाईजान पैसे नहीं पड़े हुए, लाइबिलिटीज़ के लिए क्या पड़ जाएगा, हमें पंगा पड़ जाएगा। अब इसको हम लेके चलते हैं आगे। अब इसमें हमारे पास पहली रेशो आएगी, डैट इज़ करंट रेशो, या इसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल रेशो कह रहे होते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स में आ जाए ज़रा, कैश आ गया, स्टॉक आ गया मतलब इन्वेंट्री, और कौन से होते हैं, डेटर्स हो गए हैं, ठीक है। और बताएं, अब बताएं। एटसेट्रा, वेरी गुड। और प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, और सोचें 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 सोचें। ये सारे आपके क्या हैं, करंट एसेट्स हैं। इसमें वो भी आ जाते हैं आपके जो इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं, वो भी इसमें आते हैं। स्टॉक्स जो आपके स्पेयर्स वगैरह होते हैं वो भी इसमें आते हैं, ठीक है। ये आपके क्या हैं, करंट एसेट्स। मतलब ये
जो विद इन 12 मंथ्स क्या हो जाने हैं, बेनिफिट कंज्यूम हो जाने हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में क्या कुछ आता है बताएं ज़रा, बताएं जी। क्रेडिटर्स, एक्सपेंस पेएबल, बिल्स वगैरह पेएबल्स हो गए, ठीक है, सैलरीज पेएबल, वेजेस पेएबल, जो भी पेएबल्स हैं आपके वो सारे क्या हैं आपकी करंट लाइबिलिटी। हम यहाँ पे निकाल रहे हैं रेशो, जिसमें हमने क्या करना है, जो हमारे पास करंट एसेट होंगे, टोटल करंट एसेट्स, उसको डिवाइड करना है हमने टोटल करंट लाइबिलिटीज़ पे। हमने देखना है बेसिकली कि हमारी लाइबिलिटीज़ और हमारे एसेट में क्या रिलेशन है। अगर एसेट हमारे पास लाख के हैं तो लाइबिलिटीज़ कितनी की हैं, इसका आंसर टाइम्स में आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते। आइडियल रेशो है इसकी 2:1। क्या है आइडियल रेशो? 2:1। मतलब क्या है इसका कि आपके करंट एसेट्स जो हैं वो दुगने होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दुगने होने चाहिए करंट लाइबिलिटी से। मतलब आपके अगर करंट एसेट्स जो हैं वो अगर 5 लाख के हैं तो करंट लाइबिलिटीज़ कितनी हो? 2.5 लाख की हो। तो ये बनती है आइडियल रेशो 2:1 कि भाई हमारे पास डबल करंट एसेट्स जो हैं वो मौजूद हैं, कि अगर हम इन करंट एसेट्स को बेच दें और अपनी तमाम लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर भी देंगे तब भी हमारे पास जो है वो क्या होगा, पैसा बच रहा होगा। तो व्हाट इज़ आइडियल रेशो? 2:1 और अबव देन डैट। अगर लेस देन 2:1 आएगा इसका आंसर तो डैट इज़ नॉट आइडियल। इसका मतलब क्या हो सकता है कि हमें लिक्विडिटी क्राइसिस जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं कि हमारे पास लाइबिलिटीज़ वगैरह पे ना हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है कि हम कभी भी करंट एसेट की बेसिस के ऊपर लिक्विडिटी का फ़ैसला नहीं करते। माइट भी आपके पास एक करंट रेशो हो, करंट रेशो है आपकी 1.5:1 और आपसे पूछा जाए जी बताएं एक कंपनी की क्या लिक्विडिटी है, आप कहें जी ये तो लेस देन 2:1 है, ये तो बड़ी ख़राब है, कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी। आप कभी भी आंसर नहीं कर सकते। लिक्विडिटी के ऊपर जब भी कमेंट करना है तो करंट रेशो के साथ जो क्विक रेशो है जिसको एसिड टेस्ट रेशो कहते हैं वो भी आपको क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो क्विक रेशो क्या होती है? बेसिकली क्विक रेशो कहते हैं हम करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, और आइडियल होती है 1:1। बिकॉज इसमें निकालने इसका मकसद ये होता है, अगर हम करंट एसेट्स की बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे करंट एसेट्स हैं जो वाकई लिक्विड हैं, आप उनको जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन करंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने का होता है। आपके बॉन्ड्स भी आते हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स भी इसमें आ रहे होते हैं, ये भी बीच में याद रखिएगा। एनीथिंग जिसके बेनिफिट्स 12 माह से कम के हैं वो आपके क्या हैं, करंट एसेट्स हैं। अब देखें कैश, रेडीली कैश है भाई, चाहिए पैसा आपको आप पकड़ सकते हैं, बैंक आपका रेडीली अवेलेबल है, आपको कैश चाहिए बैंक जाएंगे पकड़ के ले जाएंगे, पेमेंट करनी है कर देंगे। डेटर्स सेल्स के आधार के ऊपर पेमेंट नहीं कर रहा उठा लें, गुर्दा बेच के पैसा निकाल दें, रिकवरी हो जाएगी। इनसे भी क्या है, रिकवरी हो जाएगी, नहीं तो बंदे भेज दें, सामान उठा के भेज दें। लेकिन इन्वेंट्री है तो करंट एसेट, लेकिन ये नहीं बिक सकती। इन्वेंट्री कभी भी आप अपनी ख्वाहिशात के ऊपर नहीं बेच सकते। आप डेटर को तो फोर्स करके मार के उसका गुर्दा निकाल के पैसा रिकवर करवा लेंगे। व्हाट अबाउट कस्टमर्स? आप उन्हें फोर्स करें कि मेरा सामान खरीदें, क्योंकि भाड़ में जाओ तुम। तो इसलिए अगर आपकी करंट रेशो ज़्यादा है तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि उसमें इन्वेंट्री ज़्यादा बड़ी हो। अगर आपकी करंट रेशो ज़्यादा है, जिसमें आपने देखा था कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, माइट भी उन करंट एसेट्स में जो इन्वेंट्री है, जो क्लोजिंग स्टॉक है वही बहुत पड़ा हो। तो भाईजान अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका पड़ा हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है तो सर एक अच्छी न्यूज़ ये है कि आप अभी भी बैंकक्रप्ट हो सकते हैं। बल्कि ख़तरनाक बात है, अगर स्टॉक पड़ा हुआ है तो ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि अगर इन्वेंट्री ऑब्सलीट हो गई, ना बिकी, तो भाई ये भी नहीं होने पूरे और वो भी नहीं बिकनी, तो हमें लॉस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।
तो जब हम कमेंट करेंगे अबाउट लिक्विडिटी तो हमें साथ क्या निकालनी पड़ेगी, करंट रेशो के साथ क्विक रेशो भी निकालनी पड़ेगी। जब हम क्विक रेशो की बात करते हैं तो उसमें से हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री लेस करवा देते हैं। हम बात करें सिर्फ उन एसेट्स की जो रेडिली कन्वर्टेबल, कैश, बैंक, डेटर्स की, जो इमीडिएटली अवेलेबल हैं। ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आइडियल आंसर होना चाहिए 1:1। क्या होना चाहिए, मतलब अगर 100 रुपये की लाइबिलिटी है तो 100 रुपये के क्विक एसेट्स मेरे पास मौजूद है, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। अब मैं अगर करंट रेशो निकालता हूँ वो आती है मेरे पास 1.5:1 और मैं क्विक रेशो निकालता हूँ वो आती है 1.1:1। अब कहें जी बताएं कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है, आप कहेंगे कंपनी की लिक्विडिटी जो है वो सही है, बेहतर पोजीशन में है। ऑल्दो उसकी करंट रेशो कम है लेकिन जो इसकी क्विक रेशो है वो क्या है, बेहतर है, इसलिए इसको लिक्विडिटी क्राइसिस फेस नहीं करना पड़ेगा। अब पेपर में वो गिवन करते हैं आपको सवाल में, ये इसकी इंटरप्रिटेशन जो है करें कि आपकी जो करंट रेशो है वो है 2.5:1। आपके वाह भाई वाह, कंपनी के दोबारा नहीं आ रहे हो गए, आप खुश हो रहे हो। साथ देखें 1 मिनट, जो आपकी क्विक रेशो है वो है जी 0.3:1। अब बताएं क्या ये वाइबल ऑप्शन है? आप कहेंगे भाईजान आप जो खुशियाँ मना रहे थे वो सिर्फ अपने पीआरसी के रिजल्ट पे से हमारा सीए हो गया। ये इट इज़ जस्ट लाइक डैट कि आपने एक टाइम में 5 पेपर पास किए और आप कहते हैं जी 33.3% सीए डन, हाफ सीए डन। असल कहानी कहाँ शुरू हुई है, कैफ में। तो उसकी बेसिस पे आप नहीं कह सकते कि जी हमारी बहुत अच्छी लिक्विडिटी है ना। जब आपने देखी क्विक रेशो लगा पता भाईजान पैसे नहीं है। अगर 100 रुपये की लाइबिलिटी है ना तो एसेट तो हमारे पास 30 रुपये के पड़े हैं। 0.3:1 का मतलब क्या है, अगर 100 रुपये की लाइबिलिटीज़ हैं तो रेडिली कन्वर्टेबल कैश कितना है, 30 रुपीज़ का। तो अब ये हालात बुरे हैं और हम लिखेंगे कि क्विक रेशो, करंट रेशो माइट भी इसलिए ज़्यादा है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक बहुत पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री हमने स्टोर की हुई है। अगर हमने इन्वेंट्री स्टोर की हुई है तो एक और नुकसान है, कल को इन्वेंट्री ऑब्सलीट हो गई तब वो इन्वेंट्री बिल्कुल भी नहीं बिकनी, तो हमारे लिक्विडिटी क्राइसिस जो हैं वो क्या हो जाने हैं, मज़ीद वर्स हो जाने हैं। सो जहाँ पे भी कमेंट आएगा ना कि कमेंट अबाउट लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी में हमेशा दोनों रेशोज़ आपने एक्सप्लेन करनी है, डैट इज़ क्विक रेशो एंड करंट रेशो। कभी भी एक की बेसिस के ऊपर आप लिक्विडिटी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। ना खाली करंट रेशो गिवन हो आप कमेंट कर पाएंगे, या खाली क्विक रेशो गिवन हो आप तब भी कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो करंट रेशो आप बता रहे हैं टोटल आपके लिक्विड एसेट्स इतने हैं। आप देखिए एसेट रेशो जो है ना, क्विक रेशो वो है आज के दिन, रेडिली कन्वर्टेबल कैश। इन्वेंट्री आज नहीं बिक सकती लेकिन महीने बिक सकती है। वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो होगा, कंसीडर तो हो सकता है। वो हम बता रहे हैं कि जी हमारे लिक्विडिटी पोजीशन ये है, लेकिन आज के दिन क्या है, डैट इज क्विक रेशो। वो कहे जी बताएं जी क्या है फ्यूचर, आप कहें जी करंट रेशो हमारी ये है, कि जी आज का बताएं क्या है, कहेंगे हमारी क्विक रेशो ये है। सिर्फ आज की ही बतानी हो तो सिर्फ क्विक रेशो। लेकिन अगर पेपर में आता है सवाल गिवन करता कहता है जी कमेंट ऑन लिक्विडिटी, दोनों क्विक भी और करंट भी, और वो उससे थ्योरेटिकली पूछ सकता है कि अगर क्विक रेशो ज़्यादा है और करंट रेशो कम है तो रीजंस क्या हो सकती हैं क्विक रेशो ज़्यादा होने की। इन्वेंट्री ज़्यादा होगी तो क्विक रेशो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये हमारे आती है जी लिक्विडिटी रेशोस। लास्ट है हमारे पास गियरिंग रेशो। गियरिंग का मतलब होता है कि हम देख रहे हैं कि हमारा डेट कितना है, हमारा डेट कितना है। जैसे हमारा कंट्री हाईली गियर्ड अप कंट्री है कि हमने अपने कंट्री का 85% क्या लिया हुआ है, टोटल की जीडीपी का कर्जा लिया हुआ है। तो गियरिंग रेशो भी ये होती है कि हम देख रहे हैं कि कंपनी ने अपने टोटल एसेट्स का या टोटल इक्विटी का कितने % लोन लिया हुआ है। ये रेशो इम्पॉर्टेंट होती है जब आपने जाके बोरिंग करनी होती है, जब आपने लॉन्ग टर्म लोन्स लेने होते हैं तो आप बैंक के पास जाते हैं। बैंक कहता है जी लेके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास, आपने ऑलरेडी कितना कर्जा लिया हुआ है और आपकी टोटल इक्विटी कितनी है।
उस पे देखते हैं। अगर आप अगर आपने कर्जा कम लिया हुआ है कि आपको लोन दे देंगे, लेकिन अगर आप हाईली गेयर्ड अप हो, आपका 50% से अबव हो, तो वो क्या आपको फिर लोन वगैरह नहीं दे रहे होते, इसमें प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली ये लोन सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। दो फार्मूलाज हैं जिसमें फार्मूला जी लॉन्ग टर्म लोन्स कितने हैं टोटल, डिवाइड करेंगे इक्विटी पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर आएगा परसेंटेज में। अगर इस फॉर्मूले से कर रहे हैं और अगर आंसर 100% या उससे अबव है, इसका मतलब जो है भाई कंपनी जो है हमारी क्या है, फुली गेयर्ड अप है, हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम खड़ी हो गई हुई है। ठीक है। और फॉर्मूले से करते हैं लॉन्ग टर्म लोन डिवाइड करेंगे इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन से, तो अगर हमारा आंसर 50% से अबव आएगा तो हम क्या करेंगे कि जी हमारी कंपनी जो है वो हाईली गेयर्ड अप है, कि हम इतना करके बैठे हैं। अगर पेपर में वो साइलेंट है गियरिंग फार्मूला पे, ऑलवेज गो विद दिस फार्मूला। सेकंड फार्मूला इज़ रिकमेंडेड। आपने इससे क्या करनी है, गियरिंग रेशो अपनी कैलकुलेट करनी है, पहले से नहीं करनी। ठीक है। अगर लेस देन 50% है, इसका मतलब आपके पास गुंजाइश है, बोरिंग कर सकते हैं, बैंक आपको लोन वगैरह जो है प्रोवाइड कर देगा। अगर मोर देन 50 है तो बैंक आपको लोन वगैरह प्रोवाइड नहीं करेगा। भजन आपने पहले इतना कर्जा ले लिया हुआ है, हम आपको लोन दे देंगे, पैसे का वापस पे करेंगे। जिस तरह IMF है क्या करता है कि जी आप पहले 84.6% गेयर्ड हो चुके हुए हैं, तो इसलिए हमें फिर लोन वो नहीं दे रहा होता, हम फिर भी ले आते हैं। अगर 100% से अबव फर्स्ट फॉर्मूले के मुताबिक कर रहे हैं, अगर आंसर 100% या उससे अबव आ गया, इसका मतलब यू आर हाईली गेयर्ड। आपने अपनी इक्विटी से ज़्यादा लोन ले लिया हुआ है, अब आपको लोन नहीं मिल सकता। सेकंड फॉर्मूले में अगर आंसर 50% से अबव हो, इसका मतलब आप हाईली गेयर्ड अप हैं, आपने अपनी इक्विटी से ज़्यादा लोन ले लिया, आपको लोन नहीं मिल सकता। और आखिरी इसमें आती है इंटरेस्ट कवर रेशो। इंटरेस्ट कवर रेशो में हम देख रहे होते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है। देखिए आपने इंटरेस्ट पे करने, हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, जिसमें हम निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद हम टैक्स पे करते हैं, फिर आता है हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इंटरेस्ट कवर रेशो होता है कि हम इसमें प्रॉफिट निकालते हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या निकालते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फाइनेंस कॉस्ट अभी लेस नहीं करते। इसको डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऊपर। इसका जो जवाब आएगा वो हमें बताता है कि अगर मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट 100 रुपया है, इसका जवाब अगर 3 आया है या 4 आया, इसका मतलब इस इंटरेस्ट से 4 गुना ज़्यादा मेरे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है। कि इसका जवाब जो होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, इससे इतने टाइम ज़्यादा मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, प्रॉफिट पे पड़ा हुआ है। तो जब कंपनी लोन्स देती है ना, जब कंपनी को लोन दिया जाता है बैंक के ज़रिए, तो वो इंटरेस्ट कवर रेशो वो और गियरिंग रेशो दोनों देखती हैं कि गियरिंग से देख रहे हैं कि या इसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और ये देखते हैं कि अगर हम इसको लोन दे देंगे तो क्या हमें ये इंटरेस्ट पे कर भी पाएगा, नहीं पे कर पाएगा। वो ना लोन ले लें, इसकी सेल जी ना हो, प्रॉफिट ही कम हो, हमारा इंटरेस्ट पे ना हो रहा हो। तो ये दोनों रेशोज़ जो हैं कैलकुलेट की जाती हैं जब हम गियरिंग की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। अब हमारे पास लास्ट रह गई हैं, दैट इज़ टर्नओवर रेशोज़।